Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to read the chapter 4 of First Flight Class 10 English book, and the chapter is named as From the Diary of Annie Frank, and its writer is Annie Frank herself. तो दिस चैप्टर एक एक्सट्रैक्ट है एनी फ्रैंक की लिखी हुई डायरी का। मतलब एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी, उसका के कुछ एक्सट्रैक्ट हमारे लिए चैप्टर के रूप में दिया गया। तो एनी फ्रैंक कौन थी, इन्होंने डायरी कब लिखी, क्यों लिखी, तो इसका इंट्रो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो लेट्स स्टार्ट। Anneliese Mary Annie Frank, 12th June 1929, February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। यानी जो एनी फ्रैंक थी उनका फुल नेम था एनिलीज मैरी एनी फ्रैंक और इनकी बर्थ डेट है 12th जून 1929 एंड फरवरी मार्च 1945 इनकी डेथ हुई, लेकिन डेथ डेट जो है इट इज नॉट गिवन हियर। तो ये जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल थी, यानी इनका बर्थ हुआ था जर्मनी में हुआ, और ये जूइश गर्ल थी, यानी जो इनका रिलीजन था, जूइश जो होते हैं वो जुडाइज रिलीजन को मानने वाले लोग जूइश कहलाते थे। हु रोट, इन्होंने ये डायरी लिखी व्हाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम, जब एनी फ्रैंक अपनी फैमिली और अपने फोर फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में छिपे हुए थे ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की बात है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जिस समय चल रहा था उस समय जर्मनी ने नीदरलैंड्स को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो एनी फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ और अपनी फोर फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी जब उन्होंने ये डायरी लिखी। तो ये जो एक फोटो दी हुई है ये चैप्टर में भी है, देखिए। दिस इज ए फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। तो इस डायरी में एनी फ्रैंक ने अपनी ये फोटो लगाई हुई है और इसके नीचे लिखा है दिस इज ए फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। वो कहती हैं कि ये वो फोटो है जैसा मैं चाहती हूँ हर समय दिखना। जैसे इस फोटो में आपको दिख रही है कि एनी फ्रैंक स्माइल कर रही हैं, खुश हैं, तो वो कहती है कि ये इस फोटो की तरह मैं हमेशा ही दिखना चाहती हूँ। देन आई वुड मे बी हैव ए चांस टू कम टू हॉलीवुड, तो शायद मुझे कोई चांस मिल जाए हॉलीवुड में आने का। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. Her family had moved to Amsterdam. एनी फ्रैंक की जो फैमिली थी एम्स्टर्डम चली गई थी आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी, जब नाजीज ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया था। बट वर ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का मीन अनेबल टू एस्केप, लेकिन वो ट्रैप हो गए, वो फंस गए जब नाजी ऑक्यूपेशन जो है नीदरलैंड तक भी एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. As persecutions mean unfair या cruel treatment because of race, religion और political belief। तो ये नाजीज जो थे ये ज्यूइश से हेट किया करते थे, ठीक है, इनको इंफीरियर समझा करते थे। तो परसिक्यूशन का मतलब कहते हैं अनफेयर या क्रूअल ट्रीटमेंट, यानी अत्याचार कह सकते हैं, जो रेस की वजह से, रिलीजन की वजह से या किसी भी पॉलिटिकल बिलीफ की वजह से हो सकते हैं। तो जब ज्यूइश पॉपुलेशन के अगेंस्ट जो नाजीज के परसिक्यूशन जो है, अत्याचार जो है बढ़ गए, तो ये फैमिली एनी फ्रैंक की जो फैमिली है छिपने के लिए चली गई जुलाई 1942 में। और कहाँ गई? जो एनी फ्रैंक के जो फादर थे ऑटो फ्रैंक, उनके ऑफिस की बिल्डिंग में कुछ रूम्स में वो फैमिली जाकर छिप गई। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। तो 2 साल तक ये ऑटो फ्रैंक अपने फादर के ऑफिस की बिल्डिंग में छिपे रहे। ठीक, 2 साल छिपने के बाद ये ग्रुप यानी
जो एनी फ्रैंक की जो फैमिली थी उनके साथ कुछ और लोग भी थे, यानी कि आप देख रहे हैं 4 फ्रेंड्स भी थे और कुछ और लोग भी थे। तो इस ग्रुप को बिट्रे किया गया, यानी टू डिलीवर टू एन एनिमी बाय डिसलॉयल्टी टू हर्ट समबडी हु ट्रस्ट यू, यानी इनके साथ कुछ किसी ने धोखा किया, किसी ने इन्फॉर्म कर दिया, तो ये ग्रुप जो है इसको बिट्रे कर लिया गया, धोखा कर दिया गया एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम। और ये पूरा ग्रुप जिसमें एनी फ्रैंक की फैमिली भी शामिल थी कंसंट्रेशन कैंप में ले जाई गई। कंसंट्रेशन कैंप मींस ए प्लेस वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर केप्ट एज प्रिजनर्स इन वेरी बैड कंडीशन। ठीक है, तो ये नाजीज लोग ने कंसंट्रेशन कैंप बनाए हुए थे जहां पर इनको प्रिजनर बनाकर रख दिया गया था। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस, टाइफस का मतलब ए सीरियस इंफेक्शियस डिजीज, जहां पर एनी की जो मृत्यु हो गई टाइफस फीवर से या टाइफस डिजीज से इन बर्गन बेल्सन, बर्गन बेल्सन नाम है नाजीज के कंसंट्रेशन कैंप का। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, एनी फ्रैंक की जो सिस्टर थी उनका नाम था मार्गोट फ्रैंक। तो इस कंसंट्रेशन कैंप में पहले तो डेथ हुई मार्गोट फ्रैंक, एनी फ्रैंक की सिस्टर की। उसके कुछ ही दिन में, विद इन डेथ, उसके कुछ ही दिन के अंदर अंदर एनी फ्रैंक की भी डेथ हो गई टाइफस डिजीज से। ठीक है, और बर्गन बेल्सन नाम के कंसंट्रेशन कैंप में। Her father, Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Her father, Otto, the only survivor of the group, यानी जो पूरा ग्रुप था उसमें से केवल एक ही सर्वाइवर थे, वो थे एनी फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हुआ तभी एम्स्टर्डम लौटे ये देखने के लिए, तो पता लगा कि उसकी जो डायरी है एनी फ्रैंक की वो सेव्ड है, यानी खराब नहीं हुई है। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. Convinced means completely sure about something. जब उन्होंने इस डायरी को देखा तो वो कन्विंस हुए कि ये तो एक यूनिक रिकॉर्ड है, यानी 2 साल में ये डायरी लिखी गई। तो 2 साल में जितना भी उन्होंने अपनी लाइफ को एग्जामिन किया वो सब रिकॉर्ड इसमें डायरी में एनी फ्रैंक ने लिखा था। तो उनके जो फादर थे ऑटो फ्रैंक ने, उन्होंने डिसीजन लिया कि इसको पब्लिश किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने इंग्लिश में इसको पब्लिक कराया, डायरी को नाम दिया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। ये डायरी जो है एनी फ्रैंक को उनके 13 बर्थडे पर गिफ्ट की गई थी एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। तो 13 बर्थडे पर ये डायरी उनको गिफ्ट में दी गई एंड क्रॉनिकल्स का मीन्स एक रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर। ठीक है, तो इस डायरी में उनकी लाइफ की जितनी भी इवेंट्स थी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज थी। क्रॉनिकल्स का मतलब है हिस्टोरिकल जितनी भी इवेंट्स है उसको ऑर्डरली अरेंज किया जाए, दैट इज क्रॉनिकल्स। तो इसमें जो पहली एंट्री थी 12 जून 1942 से और लास्ट एंट्री थी 1 अगस्त 1944 तक, यानी 2 साल तक उन्होंने 12 जून 1942 से स्टार्ट करके 1 अगस्त 1944 को ये लास्ट एंट्री उन्होंने एनी फ्रैंक ने डायरी में की। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. Eventually, finally, ये फाइनली ट्रांसलेटेड की गई इसकी डच, ओरिजिनल डच भाषा में। ये ओरिजिनली फ्रैंक ने, एनी फ्रैंक ने डच लैंग्वेज में लिखी थी और इसको बाद में कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और ये वर्ल्ड की मोस्ट वाइडली रेड बुक में से एक बन गई, यानी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक बनी। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. इस डायरी पर, इस डायरी की स्टोरी जो लिखी थी डायरी पर बेस्ड कई फिल्म्स बनी, टेलीविजन और थिएट्रिकल प्रोडक्शंस बने, यहाँ तक कि एक ओपेरा यानी म्यूजिकल प्ले इस पर डायरी पर बेस्ड बनाया गया। Describes as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Insightful means clear, deep understanding. Described as the work of a mature and insightful mind means
एनी फ्रैंक की जो एज थी उस समय बहुत कम थी, 13 इयर्स की एज थी, लेकिन ये जो उनका काम था, जो उनका माइंड था, बहुत मैच्योर था, बहुत इंसाइटफुल था, यानी उनका जो समझदार थी वो। और जो उनकी डायरी में इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, और नाजीज के अंडर में जब वो कंसंट्रेशन कैंप में रही तो उनकी डेली लाइफ जो जिस तरह से थी, ठीक है, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां फेस की, क्या क्या टॉर्चर्स उन्होंने फेस किए, इसमें पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। रिनॉन्ड का मतलब होता है फेमस। And Holocaust means an event in which there is a lot of destructions and many people were killed. तो यानी होलोकॉस्ट का मतलब एक ऐसा इवेंट जिसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ हो और बहुत सारे लोग मारे गए हो, ठीक है। तो ये जो नाजीज का जो ऑक्यूपेशन था ज्यूइश के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा मास मर्डर कह सकते हैं आप, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल इसमें मारे गए। तो जो इसलिए एनी फ्रैंक को होलोकॉस्ट विक्टिम कहा गया है। तो जो होलोकॉस्ट विक्टिम थे उनमें से एक सबसे ज्यादा फेमस, ठीक है, मोस्ट फेमस और डिस्कस्ड हुई कौन? एनी फ्रैंक। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. तो अब क्या कहती है एनी फ्रैंक? यहाँ जो मी, आई, जो भी वर्ड यहाँ यूज किए गए हैं वो एनी फ्रैंक के लिए यूज किए गए हैं, क्योंकि एनी फ्रैंक ने ही ये डायरी लिखी है। तो एनी फ्रैंक कहती है राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। स्ट्रेंज मतलब नॉट फैमिलियर। तो वो कहती है कि डायरी लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मुझ जैसे किसी पर्सन के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. Musings mean ideas या thoughts. तो वो कहती है ना केवल इसलिए कि मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो कह रही है कि डायरी लिखना मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ, केवल इसलिए नहीं कि इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बट ऑल्सो केवल इसलिए इट सीम्स टू बी दैट लेटर, कि जो है बाद में neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl, क्योंकि बाद में ना तो मैं ना कोई और इस 13, उनकी एज क्या है, 13 ईयर ओल्ड है, ठीक है, कि एक 13 ईयर ओल्ड के स्कूल गर्ल की जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज हैं, उनको पढ़ने में शायद ना तो मैं ना कोई और इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। अब 13 ईयर ओल्ड के किसी बच्चे ने डायरी लिखी है, तो वो कह रही हैं कि मेरे हिसाब से कि इतनी छोटी एज के किसी बच्चे की जो डायरी लिखी हुई है, जो थॉट्स हैं, उसमें कोई भी इंटरेस्ट क्यों लेगा, ठीक है। तो ओ वेल इट डजंट मैटर, तो वो कहती है ओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना अच्छा लगता है, मेरा लिखने का मन है। एंड आई हैव एन even greater need to get all kinds of things off my chest to remove things that are worrying me, ठीक है। तो वो कहती है मुझे लिखना अच्छा लगता है और मुझे ज्यादा नीड है, ज्यादा आवश्यकता है इन सब चीजों को लिखने की, ताकि थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, ताकि मैं अपने मन से कुछ चीजों का बोझ उतर सके, यानी कुछ चीजें हैं जो मुझे परेशान कर रही है और मैं उनको लिखकर अपना मन का बोझ उतार सकती हूँ। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है। तो देखिए कितनी अच्छी सेइंग है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि जो पेपर है यानी कागज है उसमें लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है। तो देखिए अगर हम किसी से कोई बात कहते हैं, ठीक है, और एक बार कह सकते हैं, दो बार कह सकते हैं, इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति आपकी बात सुनना पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो कागज है उस पे हम किसी भी बात को कितनी ही बार लिख सकते हैं तो वो कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो इसलिए पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है लोगों के कंपैरिजन में। ये कहती है एनी फ्रैंक। आई थॉट of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless. Listless means with no energy or interest.
तो वो कहती है कि ये मैंने सोचा, इस कहावत के बारे में, इस सेइंग के बारे में मैंने उस दिन सोचा कि जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रही थी और घर पर बैठी हुई थी अपने हाथों में अपने चिन को रखे हुए। ठीक है, जब हम कुछ सोच रहे हैं तो अपने हाथों में अपने चिन को रख के सोच रही है वो। बोर हो गई हैं और लिस्टलेस है, यानी एनर्जी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ी उदासी है। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और वो सोच रही है कि घर में ही रुकूं या बाहर जाऊं। I finally stayed where I was brooding. Brooding means thinking a lot about something. तो वो कहती है मैं फाइनली घर पर ही रुकी, या जहां पे मैं थी वहीं रुकी, एंड ब्रूडिंग, और सीरियसली मैं कुछ सोच रही थी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। तो वो कहती है हाँ, पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी। स्टिफ बैग मीन्स विद हार्ड कवर। तो वो कहती है पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है। अब मैंने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की हुई है कि कोई और इस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, मतलब जिसको हम डायरी कह रहे हैं, उसको कह रही है वो स्टिफ बैग्ड नोटबुक, जिसका जो कवर है, जिस नोटबुक का बहुत हार्ड, जैसे डायरी के कवर होते हैं ना बहुत हार्ड, उस टाइप से। ठीक है, और हमने उसको नाम दिया है डायरी। यानी वो कहती है कि मैं अपनी स्टिफ बैग्ड नोटबुक, जिसको डायरी का नाम दे दिया गया है, मैं ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ कि इसे कोई और कभी पढ़े। Unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Unless, जब तक कि मुझे कोई एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, it probably won't make a bit of difference, और शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब वो कहती हैं, मैं अब पॉइंट पर आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी, प्रॉम्प्टेड मीन्स टू मेक समथिंग हैपन, टू कीप ए डायरी। ठीक है, मैं वो कहती, मैं अब पॉइंट की बात करती हूँ जिसकी वजह से मुझे डायरी लिखनी पड़ी। इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव फ्रेंड, पहली बात कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियर, अब वो कहती हैं कि अब मैं जरा इस बात को और क्लियर कर दूं। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि कोई भी इस बात का विश्वास नहीं करेगा कि 13 ईयर ओल्ड गर्ल कंप्लीटली अलोन है इस वर्ल्ड में। ठीक है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, कंप्लीटली अलोन है। एंड आई एम नॉट, लेकिन मैं अकेली नहीं हूं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। तो वो कहती हैं मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास लविंग पेरेंट्स है, प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, एक 16 ईयर ओल्ड मेरी सिस्टर है, और लगभग 30 पीपल हैं जिनको मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। यानी आपने पीछे चैप्टर में ग्रुप के बारे में बताया गया है कि इनका एक ग्रुप था कंसंट्रेशन कैंप में, तो ये इसी ग्रुप की बात हो रही है। इस ग्रुप में कम से कम 30 पीपल हैं। वो कहती है मैं इनको फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम। वो कहती है मेरे पास एक फैमिली है, लविंग आंट्स है, और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। लेकिन नहीं, ऑन द सरफेस मतलब ऊपर से देखने में लगता है, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, कि ऊपर से देखने में लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, बस एक नहीं है तो कौन, एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम। तो वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ वही मेरा सबसे अच्छा टाइम होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। वो कहती है मैं किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास करने के लिए, बात करने के लिए कुछ खास नहीं है, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात कर सकती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। तो वो अपने ग्रुप के लिए कह रही हैं जिसमें 30 पीपल उनके साथ हैं। वो कहती हैं कि मैं उनको मैं फ्रेंड कह सकती हूँ, लेकिन मैं उनके साथ में ज्यादा क्लोज नहीं हूँ, और यही एक प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट confide in each other. Confide means to tell personal things privately to a person that one trust. तो वो कहती है मे बी इट्स माई फॉल्ट,
ये मेरी फॉल्ट हो सकती है, मेरी गलती हो सकती है कि हम एक दूसरे को पर्सनल चीजें नहीं बता सकते। ठीक है, पर्सनल चीजें या हम किसी से प्राइवेटली बात करते हैं तो उसी से करते हैं जो हमारा फ्रेंड हो। तो वो कहती है मैं इन लोगों के साथ, इस ग्रुप के साथ पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. ठीक, तो वो कहती हैं इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। बस अब यही बात है, जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। लाइबल का मीन्स लाइकली, और अनफॉर्चुनेटली ये चीजें चेंज होने वाली नहीं है। दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। यही वजह है कि मैंने डायरी को लिखना शुरू किया। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, ये लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कहा गया है अपनी डायरी के लिए। ठीक है, टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माय इमेजिनेशन, मतलब अपने जिस दोस्त की, जिस फ्रेंड की मुझे बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी, बहुत टाइम लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड था, उसकी टू एनहेंस द इमेज। ठीक है, तो मैं उसकी इमेज को बढ़ाने के लिए, उसकी इमेज को एनहेंस करने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। जॉट डाउन का मतलब टू राइट समथिंग क्विकली इन दिस डायरी द वे द मोस्ट पीपल वुड डू। तो मैं नहीं चाहती इस डायरी में जॉट डाउन, यानी उस तरह से नहीं लिखना चाहती, क्विकली कुछ चीजें नहीं लिखना चाहती जैसे कि ज्यादातर लोग लिखते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी फ्रेंड बने, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी इस फ्रेंड का नाम रखने जा रही हूँ किटी। यानी वो कहना चाहती हैं कि उनके कोई फ्रेंड नहीं था, तो उनको एक फ्रेंड चाहिए था जो उनको अब मिल गया इस डायरी के रूप में। ठीक है, तो अब भाई जैसे कि नॉर्मली लोग डायरी लिखा करते हैं, तो वो कहती हैं कि मैं उस तरह से डायरी को नहीं लिखना चाहती, मैं उस तरह से डायरी लिखना चाहती हूँ जैसे कोई अपने किसी फ्रेंड के साथ बातों को शेयर करे। यानी कोई भी अगर किसी फ्रेंड के साथ बातें शेयर करता है तो वो सब चीजें वो अपनी डायरी में लिखना चाहती थी, अपनी डायरी के साथ सब चीजें शेयर करना चाहती थी, और अपनी डायरी का नाम रखा उन्होंने किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I was to plunge right in. Plunge means to push or involve into something, यानी किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। वो कहती है सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी। अब चूंकि कोई भी व्यक्ति जो भी स्टोरीज, जो भी बातें मैं किटी को लिख रही हूँ, किटी को बता रही हूँ, कोई भी उसका एक वर्ड भी नहीं समझ पाएगा। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊं, डायरी को लिखने में इन्वॉल्व हो जाऊं, आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो वो कहती हैं इससे पहले कि मैं डायरी को लिखना स्टार्ट करूं, ठीक है, कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरी जो किट्टी को मैंने जो भी कुछ लिखा है वो नहीं समझ पाएगा, इससे पहले मैं अपनी लाइफ का एक ब्रीफ सा स्केच जो है प्रोवाइड करूं, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। तो अब अपने बारे में स्केच देती हैं, तो क्या लिखती हैं, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। अडोरेबल मीन्स लवेबल। तो वो कहती है मेरे जो पिता, जिनका नाम आपने पीछे पढ़ा ऑटो फ्रैंक, मोस्ट लवेबल फादर हैं, ऐसे फादर मैंने अब तक नहीं देखे। didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। तो उन्होंने उनकी मदर से, यानी एनी फ्रैंक की मदर से उनके फादर की मैरिज हुई जब वो 36 इयर्स के थे, और एनी फ्रैंक की जो मदर थी वो 25 इयर्स की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज born in Frankfurt in Germany in 1926। वो कहती हैं जो उनकी सिस्टर थी मार्गोट, वो फ्रैंकफर्ट में जो जर्मनी में था, वो बॉर्न हुई 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 में। एनी फ्रैंक बॉर्न हुई 12 जून 1909 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। तो वो कहती हैं जब तक मैं 4 साल की थी, यानी 4 साल की एज तक वो फ्रैंकफर्ट में रही। My father emigrated to Holland in 1933. Emigrated to leave a country permanently and go to live in another one. Emigrated मतलब किसी कंट्री को परमानेंटली छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर रहना। तो उनके फादर जो है फ्रैंकफर्ट से हॉलैंड चले गए 1933 में,
माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये इनकी मदर का नेम है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। तो एनी फ्रैंक की जो मदर थी जिनका नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी अपने उनके पिता के साथ हॉलैंड चली गई सितंबर में, जबकि मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विद अवर ग्रैंडमदर, जबकि जो मार्गोट और एनी उनको एचेन में भेज दिया गया अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी। तो मार्गोट भी अपने माता पिता के पास हॉलैंड चली गई दिसंबर में, और एनी फ्रैंक बाद में गई फरवरी में। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. Plunked down means एक put down in a casual way, यानी किसी भी चीज को ऐसे ही रख देना, ठीक है। तो वो कहती हैं कि मैं फरवरी में गई, तो और मुझे जो है क्या किया गया, जब मार्गोट का बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मुझे टेबल पर बस यूं ही रख दिया गया। यानी मार्गोट चली गई दिसंबर में और एनी गई है फरवरी में, फिर फरवरी में, तो मार्गोट के बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे मार्गोट को उनको गिफ्ट कर दिया गया, आप ये कह सकते हैं। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, ठीक है, उन्होंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, जो एनी फ्रैंक हैं 6 इयर्स की एज तक वहां रही, वहां पढ़ी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, यानी वो उस समय तक फर्स्ट क्लास में थी। In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus at the head mistress. तो सिक्स क्लास में जब वो आई तो उनकी टीचर का नाम था मिसेस कुपेरस, जो इस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो कहती है जब मेरा ईयर खत्म हुआ, जब मेरा सेशन खत्म हुआ, तो मैं और मेरी टीचर दोनों ही रो रहे थे, एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे, यानी वो स्कूल से अलग हो रही थी। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. तो 1941 की समर में जो एनी फ्रैंक की जो दादी माँ है वो बीमार हुई और उनको एक ऑपरेशन भी कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन, तो एनी फ्रैंक का जो बर्थडे है थोड़े से ही सेलिब्रेशन के साथ कर दिया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, जो एनी फ्रैंक की जो दादी है उनकी डेथ हुई 1942 जनवरी में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव। वो कहती है कोई नहीं जानता कि मैं कितनी बार उनको याद करती हूँ, उनके बारे में सोचती हूँ और आज भी उनसे प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. Intended means planned or meant, और lit means burning. तो ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ दादी माँ की डेथ के बाद 1942 में was intended to make up for the other, जो दादी माँ की डेथ हो जाने की वजह से जो बर्थडे उनका सेलिब्रेट नहीं हो पाया था, तो उसका मेकअप करने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 में किया गया। और ग्रैंड माँ के जो नाम की जो कैंडल है, ग्रैंड माँ की जो लिए जो कैंडल है वो बाकी कैंडल्स के साथ भी जलाई। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. Solemn means very serious or sincere. तो कहते हैं फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। फोर ऑफ अस यानी मार्गोट के पेरेंट्स, वो सॉरी एनी फ्रैंक के पेरेंट्स और उनकी सिस्टर मार्गोट और एनी खुद, तो ये हो गए 4 लोग। तो वो कहते हैं हम स्टिल डूइंग वेल, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और जिस समय ये बात कह रही है उस समय की डेट है 20 जून 1942, एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, ठीक है। सोलम का मीन्स है वेरी सीरियस, सिंसियर, और उन्होंने अपनी डायरी को डेडिकेशन के साथ लिखना स्टार्ट किया, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको चैप्टर, जो पूरा चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे एंड करते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड पार्ट आपको देखने को